अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल हुकूमत और पीडीएम के दरमियान चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। बज़ाहिर तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही बड़े पुरएतमाद हैं, पुरुमीद हैं, अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के दावे कर रहे हैं। दोनों फ्रीकैन की जानिब से एक दूसरे को इखलाकियात, जमहूरी उसूल जो है ना वो बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ की सियासत के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग और सैनिटर्स पर दबाव डालने के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। आज मरीम नवाज़ ने अपनी ट्वीट में कहा कि हमारे सैनिटर्स को कहा जा रहा है कि वो पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें। नून लीग के अब्बास सैनिटर्स ने ये टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड भी की हैं। मरीम नवाज़ की इस ट्वीट के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को मतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमती इदारों को सेनेट इलेक्शन में मदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे अरकान ने बताया है कि टेलीफोन पर उन्हें वोट बदलने को कहा जा रहा है। सेनेटर्स को फ़ोन आए हैं कि ईवान में ना आए तो फिर मायूसी होती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम पर पहले नैब के मुकदमात बनाने की कोशिश की गई। पंजाब की एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गई है। बहुत से सेनेटर्स को नैब के पैगामात, नोटिस और फ़ोन आए हैं। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज़ अब्दुल करीम ने कहा कि मुझे पहली कॉल व्हाट्सएप पर 6 मार्च को आई, फिर 7 मार्च को आई, फिर 9 मार्च को मुझे 12:06 पर कॉल आई। आखिरी कॉल पर जब मेरी बात हुई तो मुझे ये कहा गया कि सरकारी उम्मीदवार को सपोर्ट करें और यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट ना करें। एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी टेलीफोन कॉल्स के जरिए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स पर दबाव डालने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तक तो गैर जानिबदार नज़र आ रही है। सेनेटर्स को कॉल्स आने के हवाले से मरीम नवाज़ की जानिब से दिया गया जो बयान था उसके मुतालिक गिलानी साहब ने कहा कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कहा है कि वो गैर जानिबदार हैं और कल मैं ही जीतूंगा। एक तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत परेशान नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजद करने के बाद वज़ीर आज़म ने 9 मुंतखब सेनेटर्स के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने से खिताब करते हुए कहा कि बदकिस्मती से पहले 2.5 साल पार्लियामेंट में अक्सरियत ना होने की वजह से कानून साजी में मुश्किलात पेश आईं। उम्मीद है कि सेनेट में अक्सरियत के बाद हमारे लिए कानून साजी आसान होगी। पुराने निज़ाम की तब्दीली के बगैर कानून साजी मुमकिन नहीं है। अगले 2 साल हमारी जो पूरी तवज्जो है ये अवामी मफाद की कानून साजी पर होगी। इमरान खान ने सेनेटर से गुफ्तगू में वोट डालने के तरीक़ेकार पर जोर देते हुए मज़ीद कहा कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हों, उन्हें मायूस नहीं करेंगे। अब भी हमारे सेनेटर्स के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। हमने निज़ाम को शफाफ बनाना है ताकि करप्शन की कोई गुंजाइश ना हो। इंशाअल्लाह ऐवान बाला में हम कामयाब होंगे। अब एक तरफ वज़ीर आज़म नाज़रीन सादिक संजरानी के कामयाबी के लिए पुरज़्म हैं, तो दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में कहा कि ईवान बाला के हालिया इंतख़ाबात ने आश्कार किया कि कैसे हम अपनी अखलाकी समत खो रहे हैं। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद किस अखलाकी उसूल के तहत सादिक संजरानी की जीत का दावा कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्यों मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है ये रियासती इदारों को सेनेट इलेक्शन में घसीटने की कोशिश कर रही है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ आवान साहब आपका। अली नवाज़ आवान साहब, दोनों तरफ से बड़ी पुरएतमादी नज़र आ रही है, पीडीएम की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन नंबर गेम्स के लिहाज से अगर देखें तो अपोजिशन को बरतरी हासिल है। तो उसके बाद बड़ा सादा सा सवाल ये बनता है कि इस पुरएतमादी के पीछे वजह क्या है। हम जानते हैं कि आप लोगों ने एक मौक़िफ़ अपनाया है ओपन बैलेट को लेकर और आप लोगों ने ये कहा कि ओपन बैलेट ना होने की वजह से ही आपके उम्मीदवार को शिकस्त हुई। तो अब हम ये समझें कि इतनी पुरएतमादी की वजह भी ये खुफिया बैलेट ही हो सकता है जो कल अपना चमत्कार दिखा सकता है। अच्छा, आपने तो एक राय खुद ही अपनी कायम कर ली। अगर आप नंबर गेम में जाएंगे और देखेंगे तो इस वक्त जो नंबर्स हैं वो 49-49 है। जो ये पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारे पास 53 हैं, इनके पास 47 हैं, ये बात नहीं है। अगर आप नंबर्स देख लें, अगर आप मेरे साथ टैली करना चाहती हैं मैं आपको टैली करा। हाँ जी प्लीज करें, मैं चाहूंगी टैली करें क्योंकि 2-3 वोट्स का फर्क है। आप करें टैली। हाँ जी बिल्कुल जी।
जी आपके साथ आपने राय मत कायम करें ना, देन लेट टैली, और जो जिस लॉजिकल जो बात करेगा उसके बाद आप अपनी राय कायम कीजिएगा। मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप फिर अपनी राय अपनी मुझे बता दीजिएगा कि सागडर साहब यहाँ नहीं आ सकते, सस्पेंडेड है उनकी रुकनीयत, तो आपके एक वोट आपका कम हो गया, 2 वोट ओपन है, एक बीएनपी एएनपी के साथ, आपको बीएनपी ए जिसको कहते हैं उसकी 1 सीट है, एक जमाते इस्लामी की 1 सीट है, हाँ। 2 ये माइनस कर दें, हाँ। 3 आपकी सीटें जब खत्म हो जाती हैं तो आपकी जो है वो 49 पे आके खड़ा हो जाता है। पीटीआई के 27 नंबर हैं, बाप के 13 हैं, एमक्यूएम के 3 हैं, जीडी का 1 है, पीएमएलक्यू का 1 है, इंडिपेंडेंट 3 है, टोटल 48। आप पीडीएम के आप नंबर्स देख लें, पीपीपी के 20, पीएमएल 18, जेजेआईएफ 5, पीपल्स पार्टी के 21, जिसमें से भी एक बंदा बाप के अलायंस के साथ जीता है। क्या कह रही हैं? पीपल्स पार्टी के 21 है सर। ये आप उनका उसी तरह फिर हमारे 49 है ना, 1 आजाद उधर मिला, 1 आजाद इधर मिला, हाँ। तो वो 49 हो जाते हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूं, एंड नेशनल पार्टी के 2 हैं, पीकेएमएपी का 1 है, इंडिपेंडेंट पीपल्स पार्टी का 1 है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको गिनवा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे सुन लें। और उसके बाद टोटल इनका नंबर देखें 50 है, 49 सागडर को आपने माइनस कर दें, और 2 बंदे समझे, एक जमाते इस्लामी और बीएनपी है वो अलग हैं, तो 49 इज द नंबर, 2 आजाद है। वो जब अपने हक में राय करें, तो जो आप बात कर रही थी कि आप एक्सपर्ट देखें, इस मुल्क में अच्छा है, इस मुल्क मेरी बात सुन लीजिएगा, इस मुल्क में अच्छा है ये है कि हर लोग हमारे से हाई मॉरल ग्राउंड एक्सपेक्ट करते हैं, इखलाकियात सियासत में एक्सपेक्ट करते हैं, और ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये 2 पार्टी सिस्टम तोड़ के तरीके इंसाफ ऊपर आई है। उसकी वजह ये है कि इखलाकियात, हाई मॉरल ग्राउंड, वरना तो इस पाकिस्तान में क्या होता था, ये होता था कि इल्जाम लगता था कि मेहरान बैंक से पैसे लिए, आईसे के पैसे मेहरान बैंक से बांटे गए हैं, किसी बंदे ने केस लगा, सुप्रीम कोर्ट से साबित हो गया। दूसरी तरफ केस ये लगा उसामा बिन लादेन से पैसे लेके बेनजीर की गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए, और आपके सामने विकीलीक्स आई, आपके सामने पनामा आया, मैं आपको वो लोग बता रहा हूं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, हाँ। ये छांगा मांगा होता था, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश होती थी। आज हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और क्यों किया जाता है, हम उसे डिलीवर कर, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कर पाए हैं, पर हम कोशिश पूरी करते हैं कि हमारे 17 एमपीज केपीके के अंदर बिके, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। एक ही वीडियो में बाद में जब अभी आई है 2018 की एक वीडियो, उसमें एक और बंदा जिसने हमें बाद में ज्वाइन किया था, हमारा वजीर था, उससे इस्तीफा ले लिया। आज 2 सिंध से हमारे जो मेंबर थे जिन्होंने हमारी पार्टी मेंबर को वोट नहीं दिया, उसे हमने पार्टी से निकाल दिया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमें नहीं लेना था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमें नहीं लेना चाहिए था, और जिस तरह की रवायात है इस बार इखलाकी तौर पे लेना भी नहीं चाहिए था, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्योंकि आपके 16-17 लोग बिके, उन लोगों का आप लोगों को एतमाद का वोट लेना ही नहीं चाहिए था। पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए था, उन लोगों को ढूंढना चाहिए था, फिर आप देखना, आप बहुत अच्छी बात की, मैं फिर ये थैंक यू, यही तो हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हमें बताएं, जब आपको सुप्रीम कोर्ट की राय आई आपके सामने, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जस्ट होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, मेल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, करप्ट एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं होने चाहिए। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, जो रोल आपको इलेक्शन कमीशन का दिया गया है वो आप भरपूर तौर पे निभाएं और हमें बताएं, हम करने को तैयार हैं। 2 बंदे आइडेंटिफाई हुए सिंध के अंदर, हमने उसको निकाल दिया, एक वीडियो के अंदर आइडेंटिफाई हुआ, हमने उसे निकाल दिया। नंबर्स अभी 49 है, तो इन 16 लोगों को किसने आइडेंटिफाई करना है? अगर फिर ये बात, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, हम तो करेंगे ही करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा, हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी तहकीकात करेंगे। हम वो नहीं है कि फैटफ पे वोट बढ़ा, मुल्क की सालमियत के लिए वो लेजिस्लेशन जरूरी थी, उसमें वोट बढ़ा, पीडीएम कहती है हमारे वोट आगे पीछे हुए हैं, और हमें पता ही है किसने हमारे वोट आगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। संजरानी साहब के सामने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, इनके बंदे आगे पीछे हुए, इन्होंने कहा हमें पता ही है कौन लोग हैं, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। लेकिन क्या वो इखलाकी तौर पर दुरुस्त बात है? संजरानी साहब के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद में ऑपोजिशन की नंबर गेम को कम किया गया, वो मेजॉरिटी में थे, क्या वो इखलाकी तौर पर दुरुस्त था? 2019 में वो दुरुस्त था? बिल्कुल, मैंने यही तो बात की, मैंने खुद ये मिसाल दी आपको, मैंने ये खुद मिसाल दी आपको, आपकी मिसाल देने से पहले मैं कही गलत क्या, इसीलिए तो हमने कहा कि ओपन करें, नहीं तो उस वक्त आप लोगों ने फिर गलत किया, इलेक्शंस को ओपन करें, और सिर्फ आज के नहीं कह रहे हम, सुन ले, फिर उस वक्त गलत आज का नहीं कह रहे हम, आज का नहीं कह रहे हम 2015 में नवाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई, एहसन इकबाल साहब उसको हेड कर रहे थे, हमने उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत अच्छा इकदाम करने जा रहे हैं,
सीओडी के अंदर कहा, हमने कहा बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं, अगर आपको नंबर चाहिए हम आपके साथ खड़े होने। जिस तरह हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए जो चीजें जरूरी उसके लिए खड़ी रही। मैं मिसाल दे सकता हूं, सीओडी की मिसाल आपको दी, सेनेट के ओपन बैलेट की मिसाल आपको मैंने दी, एपीएस पे जब वोटिंग होनी थी हम अंदर जाके हमने एपीएस पे लेजिस्लेशन की, उसके बाद जब यमन में फौज जानी थी हमने धरना छोड़ा, हम असेंबली के अंदर गए, हमने पार्लियामेंट का साथ दिया, हमने उसके अगेंस्ट वोट किया। जब भी बात होती है पाकिस्तान की, जब भी बात होती है पाकिस्तान की सालियत की, अली नवाज अवान साहब, आगे जा सकता है, अली नवाज अवान साहब, मैं फिर आप लोगों ने ओपन बैलेटिंग को सपोर्ट किया, लेकिन क्या उस ओपन बैलेट जो बिल पेश किया गया, क्या उसमें ये चीज शामिल थी कि चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है ये भी ओपन बैलेटिंग में होना चाहिए? क्या इसको नहीं बदलना चाहिए था? जिस जोर शोर से आपने आम सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट से करवाने की बात की, लगता है कि कल के इंतखाबात में कोई शकुको शुबात है ही नहीं खुफिया बैलेटिंग को लेके सर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की, ये भी आप हमसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने एक बिल बनाया उसके, क्योंकि जो आपका सेनेट के चेयरमैन और वाइस उसका आइन के अंदर लिखा हुआ है इंतखाब, फिर भी हमने कहा हो सकता है अगर हम अपोजिशन समझती है इसके भी ओपन बैलेट के थ्रू होना चाहिए तो हम तो असेंबली के अंदर लेके आते हैं तरमीम, अगर वो समझते हैं ये भी होना चाहिए तो इंक्लूड करते हैं। हमने तो उसके अंदर एक और चीज बिल में शामिल नहीं था, ओवरसीज पाकिस्तानी। सर ये बिल में शामिल था ओवरसीज पाकिस्तान। पहले देखिए फर्क है, जरा समझ लीजिएगा कि एक जो ये वाला इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत हो रहा है। जो चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन है जो उनका इलेक्शन होता है वो आइन के थ्रू होता है। अगर हम फिर भी कहते हैं लेट सपोज हमने नहीं किया, ऑपोजिशन के लिए तो ओपन था ना, हम तो कह रहे हैं हम तरमीम ले आए, आप लेके आए। जैसे 18वीं तरमीम में को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसी वक्त इंप्लीमेंट हो गई और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने कहा नेक्स्ट इलेक्शन में जाके इंप्लीमेंट हो गई। वी आर ओपन, हम तो बड़े आगे, हमने एक कदम आगे बढ़ाया, स्टैंडिंग कमेटी में गया, कोई तरमीम नहीं आई। हमने ये देखिए पॉलिसी क्या है पीडीएम की, अच्छा हप गंदा गंदा थू, उनका इस निज़ाम के अंदर स्टेक है। अब पीपल्स पार्टी की जो सियासत है अब वो एक अंदरूनी सिंध की सियासत होकर रह गई हुई है, जो पीएमएलएन की सियासत है वो जीटी रोड की सियासत होकर रह गई हुई है। लेकिन आप लोग भी निज़ाम के अंदर स्टेक है, इसका जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन अच्छा हो जाता है, जहां हार जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू हो जाती है। नहीं गलत नहीं, ये भी बात आप देखिए, आपने अखलाकियात की बात की, बहुत अच्छी बात की, वो हाई मॉरल ग्राउंड की बात की, बहुत। डस्का के अंदर जो नून लीग की कैंडिडेट हैं वो कहती हैं लगभग 20 पोलिंग स्टेशन के इलेक्शन दोबारा कराएं, मुझे इसके ऊपर इत्मीनाद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा करा दें, नून लीग ने जो कहा हमने कहा वो कर दो। हमने तो उनको कहा कि इमरान खान साहब ये क्रिकेट ग्राउंड में जो उन्होंने श्रीकांत के साथ किया था हम तो आपके साथ भी करने को तैयार हैं, हम कहते हैं दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं। वो कहते नहीं, अगले दिन जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कहते हैं हम पूरा इलेक्शन दोबारा चाहते हैं। तो खुदारा जरा समझें, और हम लोग वो लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि आओ मैदान में, आओ मैदान में खेलो, हम वो नहीं है। अगर कल संजरानी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, ये सारी चीजें नहीं, आप समझते हैं कि हुकूमत की अखलाकी साख पर कोई सवाल 49 वोट्स हैं, क्या बात सादिया, 49 वोट्स हैं, दोनों पार्टी में से कोई भी जीत सकता है। अगर हमने हरासा करना होता, हमने प्रेशर डालना होता, हमने पैसा चलाना होता तो यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के इलेक्शन में करते ना। तो इस इलेक्शन में हमारी तो वो सीट जाता है जो हम लोगों की सीट थी 180 और 160 का फर्क था, वो तो सीट हमारी थी। तो फिर तो इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वो जो बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाई है नून लीग ने, फिर तो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाई है रियासत। मैं कह रहा हूँ नून लीग ने क्या एलिगेशन लगाए, मैं कह रहा हूँ नून लीग ने, अगर देखे फिर नून लीग, मरियम, उनकी पूरी पार्टी, पीपल्स पार्टी भी हमसे हाई मॉरल ग्राउंड एक्सपेक्ट करती है, इखलाकियात हमसे एक्सपेक्ट करती है। इनके बयान उठा के देखें, वो कह रही हैं कल हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और जो वीडियो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की आई उसकी बात नहीं करती हैं। वो कहते हैं ये नहीं कहते कि मेरा जो कोलीग है, वो तो करवाया गया ना, उन लोगों वो लोग तो नहीं बिके ना, वो तो ओपनली सामने आ गए। आपका कहने का मकसद, अच्छा सुने, बड़ा अच्छी बात की, अच्छा बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात आपने कहा। वो कोलिशन था और जो उनकी चोरी थी, जो उनके मैल प्रैक्टिसेस थी, जो उनका करप्शन थी, इसलिए उनके ऊपर वो बात नहीं की। करने का मकसद ये है कि मेरा अगर लेट्स सपोज कलीग्स हैं, लेट्स सपोज मेरे अलायंस का हिस्सा है, हमने केपीके के अंदर अपने अलायंस खत्म कर दिए पिछली दफा, आपको याद होगा
जिस बेस पे खड़ा किया तो फिर तो इन 16 लोगों को ढूंढना कोई मसला नहीं है। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो 20 लोगों को ढूंढ के निकाल सकते हैं तो फिर इतना शोर शराबा किस चीज का? फिर तो इन 16 लोगों को भी आप हमारी लाजमी हेल्प कीजिएगा, आप हमारी लाजमी हेल्प कीजिए। 2018 में किसने हेल्प की थी? बात है, अच्छी बात आप ये समझती हैं कि जिस तरह हमने पहले किया है, जिस तरह हमने ये पहले किया है, इस दफा भी हम करेंगे। और आपको मैं बिल्कुल ये पूरे तमाम तौर पे बड़े गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम उन्हें ढूंढेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब। मुझे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर ख़जाना, ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब आपका। मिफ्ता साहब, हुकूमत बड़ा कैटेगोरिकली कह रही है जो आज इल्ज़ामात आप लोगों की जमात की तरफ से लगाए गए, शायद खाका नबासी भी बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि किस तरीके से इदारों की तरफ से आप लोगों के सैनिटर्स को कॉल जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप लोगों ने हुकूमती जो उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करना है। वो कहते हैं अगर हमने इदारों को इस्तेमाल करना होता फिर तो हमें पहले इलेक्शन में कर लेना चाहिए था, फिर तो हफीज शेख साहब को जीत जाना चाहिए था, अब क्यों हम इदारों को इस्तेमाल करेंगे? शायद इसीलिए कि वो हफीज शेख के इलेक्शन में नहीं जीते, और जब वहाँ पे भी कोशिश तो करी थी, आखिरी दिन थोड़ी देर हो गई थी इनको, और हफीज शेख के खिलाफ रेजिस्टेंट कुछ ज़्यादा ही था। खातून इनकी जो थी फौजिया साहिबा, उनको वो जीत गई। हफीज शेख के खिलाफ अपने भी खुद के वोट थे, लेकिन अब तो ये कर रहे हैं, अगर इसको डिनाई करते हैं तो ठीक है, लेकिन कर तो हो तो रहा है। सर, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही हैं? गिलानी साहब ने आज भी कहा कि अभी तक तो इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, न्यूट्रल हैं। सर, ये शिकायतें आप लोगों के पास क्यों आ रही हैं? लगता है कि नून लीग में खलबली सी मची हुई है, नून लीग में एक टेंशन है, पीपल्स पार्टी बड़ी मुतमईन है। देखिए, नून लीग के बगैर तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार या पीडीएम के उम्मीदवार गिलानी साहब नहीं जीत सकते, ना पीपल्स पार्टी के बगैर हमारे उम्मीदवार जीत सकते हैं। खैर, हमारा तो कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ ना सेनेट के चेयरमैन के लिए। सवाल ये है कि क्या ये बातचीत हो रही है या नहीं, क्या मतलब फ़ोन आ रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं कि नहीं, यही सवाल है ना। तो ये बात तो है कि धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर इसमें किसी को अचंभा हो रहा है, किसी को हैरत हो रही है, तो मुझे उन पे हैरत होगी। क्या ये पाकिस्तान के अंदर सियासी तरीक़ा ग़ैर नहीं हुआ है? क्या आप क्या पीटीआई के लिए अदम एतमाद की तारीख में फ़ोन नहीं करे गए? क्या इससे पहले इमरान खान की मदद के लिए फ़ोन नहीं करे गए? क्या इमरान खान की मदद नहीं होती है? ये बात तो सब रोज़े रोशन की तरह आया है, इसमें क्या बहस है? नहीं तो जो गिलानी साहब जीते सेनेट का इलेक्शन 3 मार्च को, बिल्कुल साफ शफाफ, कोई पैसा नहीं चला, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। गिलानी साहब के बेटे की एक वीडियो आई है जिसकी उस वक़्त भी मैंने तो कम से कम मजम्मत करी है, और मैंने ये कहा था कि अगर वो 5 या 10 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फ़ंड की तरफ के ऑफ़र कर रहे थे, तो उसकी मैं 5 या 10 करोड़ मरतबा मजम्मत करता हूँ। मगर साथ साथ ये कहना ज़रूरी होगा कि अगर 50 करोड़ रुपए इमरान खान साहब अपने MNAs को दे रहे हैं इलेक्शन से कुछ दिनों पहले, तो उसकी 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 50 करोड़ मरतबा मजम्मत करनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान साहब अगर 50 करोड़ रुपए फ़ी MNA दें तो वो एकदम हलाल है, लेकिन अगर सिंध हुकूमत किसी को 10 करोड़ रुपए दे दे तो वो हराम है। ये एक इस तरह तो नहीं हो सकता। इसी तरह ये कहना कि पैसे चलने नहीं चाहिए, तो वो तो हर बात हाथ नहीं मानता है। लेकिन क्या अब्दुल कादिर साहब को 70 करोड़ रुपए के एवज टिकट देनी चाहिए थी इमरान खान को? फिर जब शोर हुआ तो इमरान खान ने टिकट वापस ले ली, अपने किसी आदमी को टिकट दी, अब्दुल कादिर को इंडिपेंडेंट लड़ाया, अपने आदमी को बिठाया, अब्दुल कादिर को जितवाया अपने लोगों के वोट से, और फिर उसको पार्टी में शामिल कर लिया। ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये यहाँ पे अब्रो साहब को जो सिंध से दिया है, जो एक बड़ा दागदार माजी है, जिनका नैब याफ्ता भी तो हैं, लेकिन मतलब करप्शन शामिल हैं, ठेकेदार हैं, उनको 26 करोड़ रुपए कहते हैं कि उनसे लेके टिकट दी गई है। तो ये किसने टिकट दी गई है? एक घर से एक घर से। जी। अगर आप लोग वाकई ये समझ रहे हैं कि आप लोगों के जो सेनेटर्स हैं प्रेशराइज किया जा रहा है, तो सबूत आप लोग इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं लेके जाते? मेरी बहन, अभी तो जिसने अगर किसी ने धमकी का फ़ोन किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी तरफ आदमी डर गया है।
और जाहिर है कि ये आपको भी पता है कि अननोन कॉलर से आते हैं, इस तरह इतना आसान नहीं होता कि आप जाके प्रूफ दे दें और इलेक्शन कमीशन माने। अभी तो कल इलेक्शन होने दीजिए। हमने जो सबसे देखें हमें तो बहुत सारी, हमें तो हमारे वज़ीर आज़म को तो अवाम के वज़ीर आज़म को तो अकामा पे एक फर्जी तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था। तो हमारा तो जो उम्मीद है वो दो अदालतों से, एक अल्लाह ताला की अदालत से और एक अवाम की अदालत से। क्या नंबर्स बराबर हैं? 49 अभी अली नवाज अवान साहब कहते थे नंबर्स तो हमारे बराबर हैं। आप जरा नंबर डिटेल्स शेयर कर सकते हैं? पोजीशन है क्या इस वक्त आप लोगों की? मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे 2 या 3 वोट ज्यादा थे। 3 वोट अगर डार साहब का वोट निकाल देते हैं तो 2 वोट ज्यादा थे। 2 वोट ज्यादा थे। अब और ये ना सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ बल्कि तमाम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी ये कहते हैं। बीएनपी आप लोगों के साथ खड़ी है जी? बीएनपी आप लोगों को दे रही है वोट, ऑपोजिशन के साथ है? बीएनपी अपोजिशन के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी ने गालिबन शायद ये कहा है कि वो किसी को नहीं देंगे, वो किसी को नहीं देंगे। हाँ, वो न्यूट्रल है। और बाकी तो कोई चेंज नहीं आया है। अगर कोई चेंज आएगा तो हो सकता है कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत की हैं, वो भी कुछ बात कर रही थी। MQM ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम डिप्टी चेयरमैन पे के सपोर्ट करें, तो वो चेंज आ सकता है। लेकिन फॉर नाउ आई थिंक कि 2 सीटें हमारी ज़्यादा हैं PTI से। अच्छा, वैसे एक बात है मिफ्ता इस्माइल साहब, नून लीग का एक बयानिया है, खासकर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, बड़ी ज़्यादा तनकीद जो करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत से लोग जो इस बयानिए से इनहराफ करते हैं, इस बयानिए को मानते नहीं हैं, और जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशी एक बार फिर से रियासती इदारों पर शुरू हो गई है, हो सकता है कुछ अपने आप को इस बयानिए से अलग रखकर हुकूमती उम्मीदवार को वोट दे दें। सर, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। मेरी बहन, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, और लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपकी अगर वो इजाज़त दे तो मैं इतनी गुजारिश कर दूं कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ जो है वो खुदा न खास्ता आर्मी के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है। मियाँ साहब का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलना चाहिए और हर इदारे को बशमूल हमारी अफवाज को, बशमूल हमारी अदलिया को, बशमूल हमारी पार्लियामेंट को, बशमूल हमारे एग्जीक्यूटिव को अपने आइनी रोल को अदा करना चाहिए। अगर ये बात तो मेरे ख्याल से कागज़ पे तो कम से कम कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। हाँ, रियलिटी में पाकिस्तान में हम ये रियलिटी नहीं जीते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि इसमें क्या बहस का कोई कर सकता है इस बात पे कि हर इदारे को अपने आइन की हदूद में रहना चाहिए, और अगर आइन की हदूद आपको ठीक नहीं लगती तो फिर आइन को बदल दीजिए। अगर संजरानी साहब कल जीत जाते हैं, आप लोग नताइज को, संजरानी साहब अगर कल जीत जाते हैं, जिस तरीके से पूरा एतमाद लग रही है हुकूमत, आप लोग नताइज को तस्लीम करेंगे? देखिए, हमारे नताइज तस्लीम करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। तो हम जैसे हुकूमत ने भी तो कर लिए ना, हाफिज शेख साहब के, उन्होंने भी तो कर लिए ना। हुकूमत तो देखे ना, कोर्ट में गई है हुकूमत जो है वो, इलेक्शन कमीशन पे गई, कोर्ट में गई, वो अगर हार जाते हैं तो ठीक है, फिर तस्लीम हो ही जाते हैं खुद ब खुद। हमने तो इमरान खान साहब के हटावे के नतीजे तस्लीम नहीं करे। हमने तो ये कहा कि RTS बंद कर दिया गया, हमने तो ये कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया, तो 3 साल हो गए हमारे। अच्छा, वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर ऑपोजिशन ज़ाहिर है अपना चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब करवा लेती है, सेनेट में मेजॉरिटी भी मिल जाती है आप लोगों को जो है अब तक के नंबर्स के मुताबिक, क्या वाकई आप सीरियस आप लोग कोई एफर्ट करेंगे कि वाकई इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए कि मुस्तकबिल में पैसा चलना, हॉर्स ट्रेडिंग, ऐसी कोई आवाज़ें ना उठे, रियासती इदारों पर इल्ज़ामात ना लगे, ओपन बैलेटिंग के लिए आप लोग वाकई आप कोशिश करेंगे? ओपन बैलेटिंग जो है ना, वो एक ये मनसूख करना कि ओपन बैलेटिंग ही ईमानदारी के इंतखाब की ज़ामिन है, तो वो तो नहीं है, क्योंकि खान साहब अगर ख़ुद पैसे लेकर लोगों को टिकटें दे देते हैं तो फिर ओपन बैलेटिंग कैसे साथ हुई। नंबर 2, अगर ओपन बैलेटिंग का इतना ही शौक था तो आज संजरानी साहब के इलेक्शन पे क्यों ओपन बैलेटिंग नहीं करवा रहे? ये लोग जो कि अपने पहले से सीख रहे थे कि ओपन बैलेटिंग करवाओ, इसके अलावा तो तमाम ईमान के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं, तमाम ईमानदारी के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं, वो एकदम खामोश हैं। ओपन बैलेटिंग तो ये तो एक बड़ी, अगर इलेक्शन कमीशन इनके हिसाब से गलती कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी आइन को एकतरफा तौर पर तब्दील करने की, तो फिर तो ये तो इलेक्शन कमीशन के लिए आसान नहीं है। ये तो 100 बैलेट डालने, 100 तो अच्छा, ये लोग खामोश हो गए। इसी तरह ये इस टाइप की बात है कि हम फजर से लेकर ज़ोहर तक सच बोलेंगे, लेकिन ज़ोहर से लेकर फिर इशा तक झूठ बोलते रहेंगे, मतलब ये इस तरह की बातें हैं। और देखें आप, मैं आपको ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के कौन सेनेटर्स हैं? 2 प्रोफेसर्स हैं
प्रोफेसर साजिद मीर साहब और प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि टीचर में पढ़ाते रहे गॉर्डन कॉलेज के अंदर। जो तीसरे शख्स है हमारे जनरल सीट के, वो डॉक्टर है, PhD ऑक्सफोर्ड से करा हुआ है, अफनानुल्लाह ने। ये 3 लोग हमने दिए। उन्होंने 3 लोग एक ख़ानदान से दिए, सिगरेट फरोश KP से, अरबपति। इन्होंने फैसल वाडा को और अबरो को सिंध से दिया है, और पंजाब से और उधर से दिए इन्होंने, कोयटा से दिए अब्दुल कादिर साहब को। मतलब ये लोग जो हैं, जो लोग ये अरबपति लोग जो इनके पार्टी में नहीं थी, उनको पैसों से टिकट दे रहे हैं, तो इनको तो कम से कम दूसरे लोगों को। ये तो भी सिर्फ इल्जामात है ना जनाब, ये इल्जामात है। इस तरह के बहुत से इल्जामात माजी में आपकी पार्टियों पर आपने खुद फरमाया है कि लोग पैसे लेके घूम रहे हैं। अबरो साहब का तो अब मतलब आ गई है कि 23 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, मरीम नवाज कहती हैं हमारे सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स करके कहा जा रहा है कि PDM उम्मीदवार को वोट ना डालें। आज एक सेनेटर साहब ने, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि मुख्तलिफ जगहों से उनको कॉल्स आ रही हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि हमारे अरकान पर संजरानी को वोट देने के लिए उनके लोगों पर भी दबाव डाला जा रहा है। गिलानी साहब बड़ी मुतमईन नज़र आए आज, उनसे जब पूछा गया इदारों के बारे में तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार लग रही है। लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं से कॉल्स नहीं आ रही हैं, आप लोगों के सेनेटर्स को ना को तो डराया जा रहा है ना धमकाया जा रहा है, इसलिए बड़ा तसल्ली में थे आज गिलानी साहब। हो सकता है गिलानी साहब के पास इस बात का कोई ऐसी शुबा ना हो, उनके मेंबर जो हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कोई ऐसी बात उन्हें ना बताई हो, उनके इल्म में कोई ऐसी चीज़ ना आई हो, तो वो अपने इल्म की बुनियाद पे कह रहे हैं। और मुस्लिम लीग वाले अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो भी हाफिज साहब जैसा शख्स, और शाहिद खान साहब बैठे हुए थे, हसन इकबाल साहब बैठे हुए थे, इतने सीनियर लोग अगर कर रहे हैं बात और वो खुल के कह रहे हैं, कोई छुप के नहीं। और हाफिज साहब बड़े साहिबुर राय आदमी हैं, उनसे किसी गलत बयानी की तवक्को किसी मसलहत के तहत भी नहीं हो सकती, लिहाजा उनके पास अपना एक्सपीरियंस है, तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद हो सकती है। लेकिन हुकूमत कहती है कि अगर हमने रियासती इदारों को इस्तेमाल करना हो तो तुम सेनेट के इलेक्शन में कर लेते ना, फिर तो हफीज शेख साहब की जीत यकीनी होती ना, अभी क्यों वो रियासती इदारों को इस्तेमाल करेंगे, पहले करते वो लोग। हाँ, वजीर दाखिला ने क्या फरमाया आपके इल्म में है, उन्होंने कहा कि वो रियासत के उम्मीदवार हैं। लियाकत डोगर, अपने इनके डोगर साहब हैं, आमिर डोगर साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में फरमाया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं। शिबली फराज साहब ने कहा कि हम जो कुछ भी करना पड़ा, बन पड़ा, हमें करना पड़ा, हम करेंगे, और अब हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हम पैसे लगाएंगे, जो मर्जी हुआ करेंगे, और अब यही काम होगा। तो इसके बाद भी अगर आपका ये गुमान है तो फिर आपको हक है। तो आप समझते हैं कि अगर कल संजरानी साहब जीतते हैं, उसकी एक ही वजह हो सकती है पैसा चला, हॉर्स ट्रेडिंग हुई? तो मैं तो जी उनके अपने वज़रा की बात कर रहा हूँ, जो उनको जो आपके सवाल आपने किया, उनके वज़रा ने जो कुछ कहा मैंने वो आपके सामने रखा है, आप खुद फैसला कर लीजिए कि इसका जवाब क्या बनता है। हुकूमत अक्सरियत होने का दावा किस बुनियाद पर कर रही है? अगर आप कुछ नंबर्स डिटेल्स हमारे साथ सर शेयर कर सके। PDM के पास इस वक्त टोटल नंबर्स हैं कितने? देखिए, टोटल नंबर हमारे पास 50 से जायद हैं। उसमें इसहाक डार साहब का और जमात इस्लामी का वोट निकालने के बाद भी हमारे पास 50 से ज्यादा नंबर आता है, जो फैक्चुअल फिगर है। और कल हमें ये ताना दिया जाता था, ये कहा जाता था कि अपोजिशन के पास तो कौमी असम्बली में मेजॉरिटी नहीं है, हालांकि इनके इत्तेहादी इनसे नाराज थे, हालांकि इनके अपने मेंबरान इनसे नाराज थे, लेकिन ताना ये था कि इनके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो ये किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज यही सवाल आप हुकूमत से पूछ लीजिए कि आपके पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है तो फिर आप किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो कहते हैं नाराजगी भी तो हो सकती है, PDM की पॉलिसी हमारी दफा नाराजगी नहीं हो सकती, इनकी दफा नाराजगी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब आप नहीं समझते कि जो एलिगेशंस है, ये इल्ज़ाम है, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए? पैसा चलना, हॉर्स ट्रेडिंग, 70 करोड़ में टिकट बेचना। सर, अगर ऑपोजिशन अब सेनेट में अक्सरियत में आ जाती है,
जो नंबर से लग रहा है। तो सर अब ओपन बैलेटिंग के लिए बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सियासत के अंदर ये पैसे वाला गंद भी खत्म होना चाहिए। सियासत के अंदर मदाखलत के जो दीगर रंग है वो भी बंद होने चाहिए। सियासत को अब पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक डिलीवर करना चाहिए। और ये याद रखिए, जिस तरह बहता हुआ पानी खुद को खुद साफ करता है, इसी तरह चलती हुई जमहूरियत, परफॉर्म करती हुई जमहूरियत खुद अपने आप को मुस्तहकम करती है, लोगों का ईमान और लोगों का यकीन खड़ा करती है, और लोगों की अकाउंटेबिलिटी, वोट की ताकत जो होती है उसके जरिए होने वाली अकाउंटेबिलिटी, ये मुआशरों को और सियासतदानों को और पूरी रियासत को बांध के रखती है। यही वेस्टर्न डेमोक्रेसी का सबक है जो सारी दुनिया में कामयाबी से चल रहा है। कानून साजी तो करनी पड़ेगी ना, आईन में तब्दीली लानी पड़ेगी, अमेंडमेंट लानी पड़ेगी सर, प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ेगा ना सर। जाहिर है फिर ऐसी तब्दीलियों के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, आईन में तरमीम करनी पड़ेगी, तब्दीली लानी पड़ेगी सर। कोई दूसरी राय नहीं है, सिर्फ कानून की तब्दीली नहीं काम करेगी। तो उसके लिए कानूनी तब्दीलियां भी चाहिए, वो भी करनी चाहिए, आइन में तब्दीली चाहिए, वो भी करनी चाहिए। और दूसरा ये बात भी है कि हमारे इदारों को सियासी अमल से बाहर निकल जाना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को अपने वोट का तहफ्फुज करना चाहिए। दुनिया में सिर्फ कानून बना देने से, इलेक्शन करा देने से जमहूरियत नहीं आ गई। उन मुआशरों में लोगों ने दबाव खड़ा किया, अवामी दबाव, पब्लिक ओपिनियन। ये पाकिस्तान के लोगों को भी अपना तहफ्फुज करना होगा, खड़ा करना होगा। और तमाम लीडरशिप को, सिर्फ सियासी लीडरशिप नहीं, मजहबी, सियासी, फौजी, अदालती, उस्ताद, मीडिया, ये सब लीडर्स हैं। इन सबको मिलकर इस कौम को एजुकेट करके खड़ा करना होगा कि जब तक आप अपने आप का दिफा खुद नहीं करोगे, बाकी नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होने देंगे। सर वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो काम नून लीग अपने दौरे हुकूमत में होते हुए, पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में होते हुए कर सकती थी, और फिर एक एग्रीमेंट भी था, नून लीग तो बाकायदा 2015 में तैयार भी थी ओपन बैलेटिंग के लिए, इन्होंने भी बिल तैयार किया था। सर अपने अपने हिस्से का काम ही अगर तमाम जमातें कर लें तो सर बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आपको भी पता है कोर्ट में भी मिसाल दी गई थी कि मिसाके जमहूरियत की, जब दोनों जमातें इस बात पे एग्री थी कि ओपन बैलेटिंग करवानी है तो सर नहीं हो सका। तो कुछ अब में अपने अपने हिस्से की भी जिम्मेदारियां सर उठानी पड़ेंगी। हम कभी इससे इनकार नहीं करते, हम रिकॉर्ड पे हैं कि हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने किया वो तरीकाकार मुनासिब नहीं है। हमने उस तरीकाकार का इख्तलाफ किया था। हम इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की हर कोशिश के साथ थे। क्या हुआ था, हुकूमत पार्लियामान को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में चली गई और कहा कि हमें किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, हम कानून साजी के जरिए या ऑर्डिनेंस के जरिए इसको ठीक कर सकते हैं कानून को, और वहां से हम एडवाइस लेंगे। वहां से कुछ नहीं मिला तो आए पार्लियामान में, और यहाँ पे भी सिर्फ सुप्रीम को, जो पार्लियामान के अंदर सिर्फ सेनेट के इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने की बात करने की कोशिश की गई, लेकिन साथ एक पख लगा दी गई कि डुअल नेशनल्स को राइट टू इलेक्शन दे दें, ताकि वोडा साहब के ऊपर जो तलवार लटक रही थी डिस्क्वालिफिकेशन की, जिस जुर्म में वजीर आजम खुद शामिल थे, जानते हुए कि वो 2 नंबर वकालतनामा या 2 नंबर एफिडेविट दे चुके हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और सबूत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक शख्स कौमी असम्बली का इस्तीफा दे के सेनेट का मेंबर बन रहा है, और उनके पास जवाब उस दिन सुप्रीम कोर्ट है अपने इलेक्शन कमीशन में भी नहीं था। इस इन हालात में नहीं, अगर गवर्नमेंट नेक नीति से आती तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। मैंने जिस दिन ये अदालत की तरफ से ये स्ट्रक्चर आया था उस दिन भी मैंने कहा था, और मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि अगर अदालत समझती है और दुरुस्त समझती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी चीजों पे काम होना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी उसके एक एक लफ्ज के साथ खड़ी है, पाबंद है। हमें हुक्म दीजिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को 92% पे अमल दरामद हो चुका, रहते हुए तमाम शिकों पे हम अमल दरामद करने को तैयार हैं। कहिए हुकूमत को, और उसमें जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के निजाम को मुस्तहकम करने की है, हम उसके साथ हैं। जितना हम अपने दौर में उस पर अमल दरामद कर सके थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे 92% हमने अमल किया था, पूरा ट्रैक डाउन करके उसका चार्ट दिया हुआ है, पीपल्स पार्टी की वेबसाइट पे पड़ा है, उसको निकाल के देख लीजिए हमारी परफॉर्मेंस सर, इन इलेक्शंस के बाद फिर ऑपोजिशन इनिशिएटिव लेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या होंगे, बकायदा हमने चार्टर बनाया हुआ उसका। सर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बड़ी अशद जरूरत है हमारे इस सिस्टम में, तो सर ऑपोजिशन अपने मैं तो कह रहा हूं, मैं उसके लिए हाजिर हूं, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट करना चाहती थी, फैसल वार्डा के लिए एनआरओ लेना चाहती थी, वो अपोजिशन देने को तैयार नहीं है।
तो सर इन सेनेट इलेक्शंस के बाद कैसे फिर ये तब्दीली आएगी कि अगले सेनेट के इलेक्शंस तक भी हम यही रो रहे होंगे, पैसा चलेगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी? सर कैसे ऑपोजिशन इनिशिएटिव लेगी अपने टाइम? हमें कोई एतराज नहीं है जी, अगर गवर्नमेंट का इरादा दुरुस्त है तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। आज गवर्नमेंट हिम्मत कर ले, वैसे भी कल उनको शिकस्त हो जानी है, आज बेहतर है ये फैसला करें ना कि जी मेजॉरिटी उनके पास है, अपोजिशन के पास, लिहाजा हम एक असूल पे खड़े हैं, क्योंकि खान साहब तो असूलों के देवता बने खड़े हैं ना, वो तो बिल्कुल हर मामले को असूल पे चलाना चाहते हैं। तो आज एक मौका है उनके पास कि वो कहें कि जी सेनेट में अपोजिशन की जमातों की मेजॉरिटी है, बिल्कुल उनका हक है, उनका चेयरमैन आएगा, अपना चेयरमैन विड्रा कर लेते हैं, करें हिम्मत। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मान कायरा साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की गफलत की वजह से ब्लड कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज का एक सिलसिला जो नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था पंजाब में, ये रुक गया है। कैंसर के मरीज़ों के लिए अद्वियात फराहम करने वाली कंपनी ने मंसूबे की मौजूदा हैसियत में अबहाम और MOU पर दस्तखत करने के अमल में देर की वजह से, ताख़ीर की वजह से अद्वियात की फराहमी का एक जो सिलसिला है इसको रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के सरकारी अस्पतालों में रजिस्टर्ड ब्लड कैंसर के 5500 मरीजों को ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की फराहमी के तातुल से उनकी सेहत और ज़िंदगी को संगीन ख़तरात लाक हो गए हैं, क्योंकि निजी शोबे में ब्लड कैंसर का इलाज और जो मेडिसिन हैं ये इंतहाई महंगी हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि लाहौर में कैंसर के मरीज़ों ने इलाज के लिए मुफ्त अद्वियात ना मिलने पर उनके लवाहिकीन ने कलमा चौक मेट्रो स्टेशन पर एहतजाज किया, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि ज़िंदगी जीने का एक ही सहारा अद्वियात की फराहमी थी, लेकिन हुकूमत ने वो भी बंद कर दिया है। इन मरीज़ों के मुताबिक अद्वियात की अदम फराहमी के मसले पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास भी हम कई बार गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब में कैंसर के मरीज़ों को अद्वियात की अदम फराहमी पर मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि कैंसर के मरीज़ों के लिए मुफ्त दवा उस हुकूमत ने बंद की जो ख़ुद पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है। अब नाज़रीन, हकीकत ये है कि साल 2014 में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कैंसर के गरीब मरीज़ों के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक नवारिट्स फार्मा पाकिस्तान लिमिटेड के ताउन से एक मंसूबा मुतारिफ करवाया था। इस मंसूबे के मुताबिक कंपनी की जानिब से इन मरीज़ों को ज़िंदगी भर के लिए फौरी तौर पर पायदार रसाई फराहम करना थी, जिनकी अद्वियात के ज़रिए बहाली की थेरेपी जारी थी। कैंसर के मरीज़ों के मुफ्त इलाज के लिए मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने 13 अरब रुपए के फंड्स भी फराहम किए थे। अब हकीकत यह है कि दवासाज कंपनी की जानिब से गुज़श्ता साल जून में ख़त्म होने वाली मुफाहमती याददाश्त को तौसीह देने के सिलसिलावार दरखास्तों पर हुकूमत की मुबैना जो गफलत है, सुस्ती है, उसकी वजह से कंपनी ने अद्वियात की जो फराहमी है उसका सिलसिला रोक दिया है। क्या वजह है, मैं बात करूंगी। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि लाहौर में जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लवाहिकीन ने एहतजाज किया, क्योंकि जो एक सिलसिला शहबाज शरीफ के दौर में 2014 में मुफ्त अद्वियात का शुरू हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है सारा खर्च पंजाब हुकूमत बर्दाश्त कर रही थी। 13 अरब रुपए के फंड्स उन्होंने इस मंसूबे के लिए रखे थे। क्यों आप लोग उस कंपनी के साथ मुआहदे को रीन्यू नहीं कर रहे हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं रुका। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनमें कोई वो नहीं आई, ताख़ीर नहीं आई। उसी वक्त कंपनी ने दोबारा मेडिसिन शुरू कर दी थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि ये मेडिसिन क्या हैं। ये कैंसर के पेशेंट्स की दवाइयाँ हैं। इन्होंने अपनी CSR यानी नवाटिस वालों का CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शुरू इन्होंने बिल्कुल फ्री की। जब इन्होंने 2014 में शुरू किया तो इन्होंने बिल्कुल फ्री शुरू किया, और फ्री शुरू करने के 2 साल बाद इन्होंने कहा जी हम 9 महीने की हम देंगे या 10 महीने की हम देंगे, 2 महीने के आप लोग पैसे देंगे, जो कि सालाना 1 अरब से ज़्यादा यानी 1.25 अरब रुपए बनते हैं उन मरीज़ों के लिए।
इस मरतबा क्योंकि इनका मुसलसल एग्रीमेंट जो था ये 2014 के बाद इट हैड टू बी रिन्यूड, क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब एक कंपनी होती है तो उस एक कंपनी के लिए हमें हर किस्म की इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका कोई और टेंडर नहीं होता। बल्कि पिछले दिनों एक इनकी जो दवाई थी ग्लिविनेक, उसके लिए कंपेटिटर आ गया, क्योंकि इनका वो जो प्रोप्राइटरशिप था वो ख़त्म हुआ, तो इन्होंने इन रिटर्न हमें कहा कि हम आपको फ्री मेडिसिन दे देंगे, आप टेंडर में मत जाइएगा। अब मकसद ये है कि एग्रीमेंट साइन करने के लिए बाकायदा एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई और इस नेगोशिएटिंग कमेटी ने नए रेट्स नेगोशिएट किए कंपैरेटिवली पिछले के मुकाबले में। मतलब ये जो पहले कंपनी थी उसके मुकाबले में नई कंपनी से बातचीत चल रही है, वो सस्ती दे रही है, ये कह रही हैं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक मेडिसिन ग्लिविनेक जो थी उस मसले के अंदर एक कंपनी आ गई कि हम ये प्रोड्यूस कर देंगे मेडिसिन, आप हमारे साथ भी इस पर नेगोशिएट करें, तो नवाटिस ने वो मेडिसिन तो बिल्कुल फ्री कर दी। जो बाकी मेडिसिन थी उसके ऊपर नवाटिस ने कहा कि जी आपने उनके साथ फिर उनकी प्राइसेस के ऊपर नेगोशिएशन शुरू हो गई। ये सारा मसला इसलिए है कि 2022 तक इनके पास प्रोप्राइटरशिप है इस मेडिसिन की, कोई और कंपनी उन मेडिसिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो ये सोल प्रोप्राइटर होने की वजह से ना कोई और कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है। और इनके साथ नेगोशिएट करके इनको हमने कहा कि आप, क्योंकि ये आपकी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दिया हुआ है, तो आप मेहरबानी करके इसमें कुछ कमी लाएं। और हमने नेगोशिएट करके पैसों पे इस मरतबा नया एग्रीमेंट किया है, जो कि इस वक्त जो है साइन हो के चीफ मिनिस्टर साहब से और वो जो नेगोशिएशन कमेटी और सारों से होके कैबिनेट से होके, बिकॉज बहुत बड़ी रकम है और जब एक प्रोप्राइटर होता है तो आप के लिए 13 अरब रुपए के फंड्स भी फराहम किए थे साल 2017 तक। मसला यह है कि इसको आगे से रिन्यू नहीं किया गया, क्या वजह थी? फंड्स एक्सीड कर रहे थे? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि नून लीग ने हर साल 13 अरब इकट्ठे नहीं दिए ना, हर साल क्या ये रेट है। ये 13 अरब जो हैं 2014 के पहले 2 साल में तो कुछ भी नहीं दिया, उसके बाद इनका शुरू हुआ और ये सारा सिलसिला इंडिया में, बल्कि इसी तरह इनकी जो मेडिसिन हैं इनके क्योंकि प्रोप्राइटरशिप था, इंडिया ने अपनी मेडिसिन प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी और उनकी मेडिसिन जो है वो 1/4 कीमत पे इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है। ये कोर्ट में गए वहाँ, क्योंकि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनको कहा कि हम इस पे सुनने को इसलिए तैयार नहीं है कि इंडिया एक गरीब मुल्क है और हम आपकी इतनी महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये दवाई खुद बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ ही। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी करते हुए 55 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल शुरू करने की जो पॉलिसी शुरू की थी, अब इसको ख़त्म करने की मंजूरी दी है। वीज़े की 18 अक़साम को ज़म करने के साथ शराइत और ज़वाबित में भी कई तब्दीलियाँ की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 13 मार्च 2019 को मुल्क में सयाहत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल समेत नई वीज़ा पॉलिसी के इजरा का ऐलान किया था, मगर नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न की जानिब से उठाए गए एतराज़ात की वजह से वीज़ा पॉलिसी में अब तब्दीली कर दी गई है। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाले दस्तावेज़ात के मुताबिक वजारत दाखिला ने डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को नई पॉलिसी पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वीज़ा ऑन अराइवल को वीज़ा इन योर बॉक्स में तब्दील किया गया है। अब दरख्वास्त गुजार को अपने मुल्क से पाकिस्तान के वीज़े की दरख्वास्त देना होगी, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार को पाकिस्तान के सफ़र के लिए इलेक्ट्रॉनिक इजाज़तनामा जारी किया जाएगा। एयरपोर्ट आमद पर इमिग्रेशन हुकाम इस इलेक्ट्रॉनिक इजाज़तनामे पर स्टैंप लगाएंगे।
वीज़ा पॉलिसी में की गई दीगर तब्दीलियों में सिफारती वीज़े को सरकारी वीज़े में ज़म किया गया है, जबकि मेडिकल वीज़े की नई किस्म भी मुतारिफ करवाई गई है। दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी पेश करदा रिपोर्ट में जबरी तौर पर लापता अफराद से मुतालिक नए कानून की राह में हायल रुकावटों की भी निशानदही की है, जिसकी वजह से शायद अब वज़ीर-ए-आज़म का लापता अफराद के अहले खाना से किया गया जो वादा है ये ना पूरा हो सके। मैं बात करूंगी, मुझे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जब हुकूमत ने गुज़श्ता साल वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान किया, इसको एक बड़ी तब्दीली कहा गया कि 70 सालों के बाद हम एक नए दौर का आगाज़ करने जा रहे हैं। जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न से पूछा नहीं गया, उनके एतराज़ात उस वक्त सामने नहीं आए थे, उनके उस वक्त कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। अब क्या एतराज़ात उठाए जा रहे हैं? शादी देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक कोशिश थी कि पाकिस्तान के अंदर अब जो फोर्सेस की कुर्बानियों के नतीजे में अमन का क्या मुमकिन हो चुका है, पाकिस्तान के हालात साजगार हो चुके हैं। अब गैर मुल्की न सिर्फ पाकिस्तान में सेहत के लिए आना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत से लोकेशंस हैं जहां पर गैर मुल्कियों को आना चाहिए, अब हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। और दूसरी उनकी कोशिश थी कि मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलना चाहिए और बाहर से लोग सरमायाकारी करने के लिए और दीगर मकासद के लिए भी पाकिस्तान आए, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, ज़र मुबादला मिलेगा। तो इस मकसद के फोकस के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए गए, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो इनिशिएटिव था वो नई वीज़ा पॉलिसी थी, जिसकी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद की थी। इस वीज़ा पॉलिसी के अंदर बहुत से ममालिक की कैटेगरी तब्दील की गई और जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको कम किया गया, और सबसे बड़ा कदम ये उठाया गया था कि 55 ममालिक के लिए ये वीज़ा ऑन अराइवल की कैटेगरी में उनको शामिल किया गया था, ताकि जब वो आएँ उन्हें मुश्किल मराहिल से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये था कि टूरिस्ट और इन्वेस्टर सरमायाकारी के लिए लोग आए। लेकिन उसके बाद जब इसका अमल दरामद का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत सी मुश्किलात पेश आई और बहुत सी शिकायत भी। जो आपका सवाल था क्या मुशावरत नहीं की गई थी, ज़राए का इस हवाले से कहना था कि यकीनन उस वक्त मुशावरत की गई थी, लेकिन उसके बाद जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई और जिस किस्म के बैरून मुल्क से शिकायत मसूल हुई, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने ही इस मामले के ऊपर दोबारा रजू किया, दोबारा उन्होंने पॉइंट आउट किया, और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब ने इसको इवन मिसलीडिंग करार दिया कि हमने जो वीज़ा ऑन अराइवल को मेंशन किया हुआ है ये हम मिसलीड कर रहे हैं, ये इस्तिलाह दुरुस्त नहीं है और ना ही ये प्रैक्टिकली मुमकिन हो पा रहा है। अच्छा, तो लिहाजा हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अल्टीमेटली वीज़ा पॉलिसी के ऊपर वाला रिव्यू किया गया, 18 वीज़े की अक़साम को मुख्तलिफ वीज़ों में जम किया गया, नई शराइत ज़वाबित की गई। जो नया वीज़ा प्रोसेस पॉलिसी है इसमें कितना टाइम लगेगा, ये कितना टाइम टेकिंग है नया प्रोसेस जो होगा वीज़ा इन योर बॉक्स? देखिए, अब जो उसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि वीज़ा ऑन अराइवल, वो तो हो गया ख़त्म। अब उसको वीज़ा इन योर इन बॉक्स से कन्वर्ट किया गया है। उसका तरीक़ेकार ये बना दिया गया है, जो अहकामात जारी किए गए हैं वज़ारत दाखिला की जानिब से DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को, जो कोई भी गैर मुल्की जो पाकिस्तान आना चाहता है वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा पाकिस्तानी मिशन के ज़रिए से, और उसको एक इलेक्ट्रॉनिक एक रिसीप्ट जारी होगी। जब उसको वो जारी होगी उसके एक अपने क्राइटेरिया है, वो 1 हफ्ते में जारी हो सकती है, उसको 15 दिन लग सकते हैं। अच्छा। जब वो उसको इलेक्ट्रॉनिक एक लेटर हासिल कर लेगा फिर वो सफ़र का आगाज़ करेगा, अपनी ये टिकट खरीदेगा, और जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो एयरपोर्ट्स के ऊपर इमिग्रेशन हुकाम को इलेक्ट्रॉनिक लेटर दिखाएगा, तो उसके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप कर दी जाएगी और उसको पाकिस्तान में दाखिल हो सकेगा, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके साथ अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अच्छा। उसके साथ मेडिकल वीजे की जो कंडीशन थी वो भी तब्दील कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी। मेरे नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।